बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हम 10th क्लास के चैप्टर नंबर 1 फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले हम जो है वो इससे पिछली वीडियो तक हम टोटल 7 न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे 8वें न्यूमेरिकल को। सबसे पहले हम इसके स्टेटमेंट को रीड करते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि डाटा क्या गिवन है और हमने क्या क्या चीज़ें मालूम करनी है। वाटर वेव्स इन अ शैलो डिश आर 6.0 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब ये आपको जो वेव दी गई है उसकी एक्चुअली लेंथ बता दी गई है। हम ये कह सकते हैं कि ये वेव लेंथ हमें बता दी गई है। शैलो डिश कहते हैं बेसिकली एक गहरी डिश, यानी कि एक ऐसी डिश जिसके अंदर पानी मौजूद हो लेकिन वो गहराई में हो, यानी कि थोड़ा पानी उसके अंदर मौजूद हो। एट वन पॉइंट the water moves up and down at the rate of 4.8 oscillations per second। ये बात याद रखनी है आपने। 4.8 oscillations per second से क्या मुराद है? oscillations per second से क्या मुराद होता है? आप लोगों ने जब फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें ये देखा था कि एक सेकंड के अंदर कोई भी बॉडी जो वाइब्रेट कर रही है वो कितने साइकिल्स कंप्लीट करती है, यानी कितनी ऑसिलेशंस कंप्लीट करती है। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकंड और नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो आप ये कह सकते हैं कि ये हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है जी। तो अब ये हमारे पास जो है ये सारी चीज़ें उसने स्टेटमेंट में बता दी गई हैं। उसने पूछा हमसे क्या है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ वेव। स्पीड ऑफ वेव क्या है और दूसरा पीरियड ऑफ वेव क्या है। ये दो चीज़ें जो है वो हमसे उसने डिमांड की हैं। अब देखते हैं जी हमारे पास डाटा कौन कौन सा मौजूद है। जी, तो हमारे पास ये डाटा मौजूद है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक शैलो डिश है जिसके अंदर वेव की जो लेंथ है वो बन रही है 6.0 सेंटीमीटर। जब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, हम जस्ट इसको 100 पर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.06 मीटर। और उसके बाद हमें फ्रीक्वेंसी बताई गई थी विच इज़ इक्वल टू 4.8 हर्ट्ज़, तो जो कि हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है। दो चीज़ें हमने मालूम करनी थी, एक तो वेव की स्पीड मालूम करनी है और एक हमने टाइम पीरियड मालूम करना है। तो सबसे पहले हम जो है वो वेव की स्पीड मालूम करेंगे। ए हम जो है वो सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि वी किसके इक्वल होती है, वी इज़ इक्वल टू एफ इंटू लेमडा। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों हमारे पास मौजूद हैं, लिहाजा इसके अंदर हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी हमारे पास 4.8 मल्टीप्लाई बाय जो वेवलेंथ की वैल्यू थी वो थी 0.06। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.288। लेकिन बुक के मुताबिक हमारे पास आंसर ये नहीं है। बुक में हमारे पास जो आंसर है वो है जी 0.29। तो अगर आप इस 8 को राउंड ऑफ करना चाहें इस नेक्स्ट डिजिट की बेस पर तो हम ये देख सकते हैं, क्योंकि इस 8 के आगे वाला जो डिजिट है वो 5 या 5 से बड़ा है, लिहाजा हम इसको क्या कर सकते हैं, राउंड ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है बन जाएगा 0.29। और चूँकि ये स्पीड है लिहाजा इसका यूनिट का होगा मीटर पर सेकंड, लिहाजा ये हमारे पास इसकी वैल्यू जो है वो आ चुकी है, ठीक है जी। तो हमने पार्ट ए जो है वो सॉल्व कर लिया है। अब हम पार्ट बी को डिस्कस करेंगे। बी के अंदर हमने क्या मालूम करना है, हमने पीरियड मालूम करना है। पीरियड से मुराद ये है कि हमने टाइम पीरियड मालूम करना है जो कि कैपिटल टी से जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। और हमें पता है कि टाइम पीरियड जो है वो फ्रीक्वेंसी का एक्चुअली रेसिप्रोकल होता है। सो हम ये कह सकते हैं कि 1/f विच इज़ इक्वल टू टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड हमने यहाँ पे मालूम करना है 1 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी थी 4.8 हर्ट्ज़, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास थी 4.8 हर्ट्ज़। तो यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 4.8, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आंसर आएगा 0.208। लेकिन बुक के मुताबिक आंसर ये नहीं है, हमारे पास बुक के मुताबिक है 0.21। तो अगर मैं इस ज़ीरो को राउंड ऑफ करना चाहूँ तो चूँकि इससे नेक्स्ट वाला डिजिट जो है वो 5 या ग्रेटर देन 5 है, लिहाजा मैं इसको राउंड ऑफ कर सकता हूँ। सो टाइम पीरियड हमारे पास बन जाएगा 0.21 और टाइम पीरियड का जो यूनिट होता है वो सेकेंड होता है, लिहाजा ये टी की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 10.8। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल 10.9 को डिस्कस करते हैं। जी, अब हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल 10.9 को। स्टेटमेंट रीड करते हैं जी। एट वन एंड ऑफ अ रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर अक्रॉस a 5 hertz vibrator produce waves whose wavelength is 40 mm. Find the time the wave needed to cross the tank. अब यह ज़रा इस सिनेरियो को समझ लें। सबसे पहले वो कह रहा है कि हमारे पास एक रिपल टैंक है जिसकी जो लेंथ है, यानी कि एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक की जो लेंथ है वो कितनी है जी 80 सेंटीमीटर बन रही है। और उसके ऊपर जो वाइब्रेटर लगा हुआ है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है जी 5 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी के साथ वो वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है जी।
उसके बाद वो कह रहा है कि इसकी वजह से, इसकी वाइब्रेशन की वजह से, या इस वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी की, जिसकी फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज़ है, इसकी फ्रीक्वेंसी की वजह से, इसकी वाइब्रेशन की वजह से जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, उसकी जो वेवलेंथ है वो है हमारे पास 40 मिलीमीटर्स। हमने ये बताना है कि रिपल टैंक के एक एंड से दूसरे एंड तक वेव्स को जाने में कितना टाइम लगेगा। अब ये याद रहे कि हमसे ये टाइम पीरियड नहीं पूछ रहा, बल्कि हमसे वो टाइम पूछ रहा है कि वेव, बिलफर्स मैं यहाँ पे एक रिपल टैंक जो है वो ड्रॉ करता हूँ। बिलफर्स ये हमारे पास एक रिपल टैंक है, ठीक है जी। तो यहाँ पे वाइब्रेटर लगा हुआ है, ठीक है, जिसकी ये उसके ऊपर जो है वो वाइब्रेटर लगा हुआ है। आप लोगों ने डायग्राम जो है वो देखी होगी जब टॉपिक डिस्कस किया था। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 5 हर्ट्ज़ है। तो यहाँ से वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, इस एंड से इस एंड तक वेव्स आने में कितना टाइम लगाएंगी, अगर इसकी जो टोटल लेंथ है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी बताई गई हो, 80 सेंटीमीटर बताई गई हो, ठीक है जी। ये बात आपने याद रखनी है। तो हमसे जो टाइम पूछा गया है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक वेव्स को पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, ये हमने बताना है। तो सबसे पहले हम डाटा को डिस्कस करते हैं। डाटा हमें कौन कौन सा गिवन है जी। 10.9 सबसे पहले उसने लेंथ ऑफ द रिपल टैंक हमें बता दिया, विच इज़ 80 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 पर डिवाइड किया, विच इज़ इक्वल टू 0.8 मीटर। दूसरी चीज़ उसने बताई थी हमें फ्रीक्वेंसी वाइब्रेटर की कितनी है, विच इज़ 5 हर्ट्ज़। और उसने वेवलेंथ जो हमें बताई थी इन वेव्स की, जो इस वाइब्रेटर की मदद से प्रोड्यूस हो रही हैं, वो थी 50 मिलीमीटर्स। सो मिली जो है वो एक्चुअली 10⁻³ के इक्वल होता है। तो लिहाजा जब इसको बटे के नीचे लेके जाएंगे तो 10⁻3 हो जाएगा, विच मीन्स 1000। तो 1000 को पर जब हम 40 को डिवाइड करेंगे तो एक जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, फिर 4 को 100 पर डिवाइड करेंगे तो 0.04 मिलीमीटर को 40 मिलीमीटर को हमने 0.04 मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब हमने जो चीज़ मालूम करनी है वो है जी टाइम। तो टाइम किस तरह से मालूम कर सकते हैं, उसके लिए याद रहे कि आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ था कि अगर आपके पास जो है वो स्पीड और उसके बाद जो है वो अगर डिस्टेंस मालूम हो तो आप टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता देता हूँ जी। बिलफर्स आप लोगों ने पहले पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 के अंदर 9th क्लास की फ़िज़िक्स में कि अगर हमारे पास स्पीड v हो तो उसका फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम विच इज़ इक्वल टू स्पीड। तो अगर यहाँ से टाइम हम निकालना चाह रहे हैं तो ये टाइम यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो v मल्टीप्लाई बाय t विच इज़ इक्वल टू डिस्टेंस। और अगर हमने टाइम यहाँ से कैलकुलेट करना है तो टाइम को यहाँ पे सेपरेट रखेंगे, v यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो हम ये कह सकते हैं कि टाइम इज़ इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि टाइम मालूम करने के लिए हमारे पास डिस्टेंस का होना भी ज़रूरी है और हमारे पास स्पीड का होना भी ज़रूरी है। लेकिन ये जो डाटा हमारे पास गिवन है, इस डाटा के अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें मालूम है, हमें डिस्टेंस यानी कि ये लेंथ तो मालूम है लेकिन हमारे पास स्पीड नहीं है। तो लिहाजा सबसे पहले हमें स्पीड कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो हम ये लिखेंगे वी नो दैट क्या जानते हैं हम ये जानते हैं कि जो स्पीड का फार्मूला होता है वो क्या होता है, v इज़ इक्वल टू एफ इंटू लेमडा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो है वो हमें मालूम है। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है, 5 हर्ट्ज़ है, और वेवलेंथ हमारे पास 0.04 मीटर है। तो लिहाजा यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय 0.04 इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा स्पीड की वैल्यू विच इज़ इक्वल टू, वो हमारे पास है 0.2 और स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो लिहाजा ये हमारे पास स्पीड की वैल्यू तो आ चुकी है। अब हमने जो एक्चुअल चीज़ मालूम करनी है वो है जी टाइम मालूम करना है। जैसे मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाई थी कि लेट्स सपोज ये आपके पास रिपल टैंक है, ठीक है। तो यहाँ से वेव्स को यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा वो हमने बताना है। अगर हमारे पास डिस्टेंस जो है वो कितना हो, 80 सेंटीमीटर हो, यानी कि डिस्टेंस हमारे पास मौजूद है, स्पीड हमने कैलकुलेट कर ली है। तो अब यहाँ पे डिस्टेंस को अगर मैं स्पीड पर डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास जो है वो आंसर आ जाएगा, जो कि किस चीज़ का होगा जी, टाइम का होगा। तो अब यहाँ पर जो है वो टाइम कैलकुलेट करता हूँ, तो जो कि मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। बिलफर्स अब हमारे पास जो है वो स्पीड आ चुकी है, लेंथ हमने ऑलरेडी जो है वो गिवन डाटा के अंदर मौजूद थी विच इज़ इक्वल टू 0.8 मीटर्स। तो अब यहाँ पे जो है वो डिस्टेंस और स्पीड की मदद से हम टाइम मालूम करेंगे। हमें पता है कि टाइम किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। लिहाजा डिस्टेंस की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 0.8 मीटर्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय जो हमारे पास स्पीड की वैल्यू आई है विच इज़ 0.2। तो इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 सेकंड्स। तो हम ये टाइम बता सकते हैं जो कि कितना बन गया जी, 4
सेकंड्स। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 10.9। अब हम डिस्कस करेंगे जो कि इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल है 10.10, जिसको हम 10.10 डिस्कस करेंगे। 10 क्योंकि पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू होती है उसको हम 10.10 अलग अलग डिजिट जो है वो पढ़े जाते हैं। तो अब हम ये डिस्कस करते हैं जी। तो लास्ट न्यूमेरिकल हमारे पास 10.10 मौजूद है। स्टेटमेंट रीड करते हैं। व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव ट्रांसमिटेड बाय एफएम स्टेशन एट 90 मेगाहर्ट्ज़ where 1 mega is equal to 10 is the power 6. The speed of radio wave is 3 into 10 is the power 8 मीटर पर सेकंड, जो कि स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है। जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनकी जो स्पीड होती है वो 3 into 10 is the power 8 मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है जी। तो अब हमसे पूछा क्या गया है, सबसे पहले व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव, यानी कि वेवलेंथ हमने कैलकुलेट करनी है। गिवन हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है विच इज़ 90 मेगाहर्ट्ज़, और 1 मेगा किसके इक्वल होता है ये भी हमें बता दिया गया है, और स्पीड जो है वो भी हमें बता दी गई है। तो डाटा की तरफ चलते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से इसको कैलकुलेट करना है। और ये आपके इस चैप्टर का बहुत छोटा सा आसान और इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसको याद रखना है आपने। तो सबसे पहले जो है वो हम डाटा देखते हैं जी। हमें सबसे पहली चीज़ जो दी थी वो फ्रीक्वेंसी थी, फ्रीक्वेंसी विच इज़ इक्वल टू 90 मेगाहर्ट्ज़, और साथ में हमें बता दिया था कि 1 मेगा जो है वो 10 इज़ द पावर 6 के इक्वल होता है। ना भी बताया गया हो तो आपने प्रीफिक्सेस जो है वो ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 9th क्लास के फिजिक्स के अंदर पढ़े हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मेगा जो है वो किसके इक्वल होता है, 10 रेज़ टू द पावर 6 के इक्वल होता है। ठीक है जी। तो ये आपने वैसे भी याद रखना है कि ये कॉन्स्टेंट है। ठीक है जी, प्रीफिक्सेस आपको याद होने चाहिए। और उसके बाद उन्होंने स्पीड बता दी विच इज़ इक्वल टू 3 into 10 द पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो हमने जो चीज़ कैलकुलेट करके देनी है वो है जी वेवलेंथ। तो फार्मूला हमारे पास गिवन है v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, लेकिन हमसे कहा गया है कि हमने वेवलेंथ यानी कि लैम्डा जो है वो मालूम करके देना है। तो अगर यहाँ से फ्रीक्वेंसी को देखूँ तो ये मल्टीप्लाई इधर जाके हमारे पास स्पीड के साथ डिवाइड हो जाएगी। सो स्पीड डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ये हमारे पास जो है वो वेवलेंथ के इक्वल आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि वेवलेंथ इज़ इक्वल टू स्पीड डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। स्पीड हमारे पास कितनी है, स्पीड हमारे पास है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, 3 into 10 रेज़ टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी दी गई थी वो थी जी 90 मेगाहर्ट्ज़। तो सर 90 into 10 इज़ द पावर 6 हर्ट्ज़ जो है वो हम लिख देंगे। सो 90 into 10 रेज़ टू द पावर 6 हर्ट्ज़ जो है वो हमने यहाँ पे वैल्यू जो है वो लिख दी है। अब इसके बाद बहुत आसान है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 3 डिवाइडेड बाय 90 इसको एज इट लिखा रहने दें, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 8 ये एज इट है। ये 10 रेज़ टू द पावर 6 जब ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 10 रेज़ टू द पावर -6। ठीक है जी। इसको जो है वो हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे और ये बहुत आसान है जी। 3 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 8 -6 विच इज़ इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 2 बच जाएगा। और 10 रेज़ टू द पावर 2 का मतलब होता है 100, तो ये बन जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 90 डिवाइडेड बाय 90। ये एक 0 से एक 0 जो है वो कैंसिल हो जाएगी और इसके बाद बन जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 9। तो 30 को अगर आप 9 पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.33। और ये हमारे पास एक्चुअली क्या चीज़ है जी, ये वेवलेंथ है। तो वेवलेंथ का यूनिट हमारे पास मीटर होता है, लिहाजा 3.33 मीटर जो है ये हमारे पास वेवलेंथ आ गई है। तो ये आपके सारे के सारे चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व हो चुके हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ भी आ चुकी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 11 के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व करवाऊँगा। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।